हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई? आ गए सभी? चलो, अच्छे ढंग से बैठ जाओ। चलो, कोई बात नहीं। इस परिस्थिति में अपन बिल्कुल पढ़ाई को जारी रखेंगे, कोई समस्या नहीं। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि मानव में जनन, मानव में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के 8 नंबर के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगले पार्ट यानी कि 9वें लेक्चर में मैं आपको अंडाणु जनन या oogenesis की प्रोसेस को बताऊंगा, जो फीमेल में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो फीमेल में बहुत महत्वपूर्ण होती है, यह अवस्था उस समय ही शुरुआत हो जाती, बिल्कुल ध्यान रख लें, यह अवस्था उस समय ही शुरुआत हो जाती है जब यदि फीमेल माँ के गर्भ में डेवलप होती है। जब माँ के गर्भ में फीमेल डेवलप होती है, उसी समय शुरुआत होती है। लेकिन परिपक्वन अवस्था जो होती है वो 12 से 14 वर्ष। विशेष ध्यान दें कि मैंने आपको पिछले लेक्चर प्यूबर्टी इन कैरेक्टर में बताया था 10 से 14 वर्ष, लेकिन साथ ही मैंने ये कहा था बेसिकली यह अवस्था 12 से 14 वर्ष में शुरुआत होती है। तो ध्यान रखें, 12 से 14 वर्ष। 10 से 14 वर्ष, 10 वर्ष उस समय आती है जब यदि हार्मोन जल्दी सीक्रेट होते हैं, उस समय ये अवस्था शुरुआत होती है जल्दी। अदरवाइज यह अवस्था 12 से 14 वर्ष के बीच में परिपक्वन अवस्था शुरुआत होती है, जिसकी 3 अवस्थाएं, जैसे कि आपको शुक्राणु जनन में मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे, ऐसे ही अंडाणु जनन में 3 स्टेप आएंगे। यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि लगभग शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन बिल्कुल एक समान जैसी लगती है। थोड़ा सा अंतर, नामों में परिवर्तन आ जाता है। वह मेल में होती थी, यह फीमेल में होती थी। दोनों में अंतर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान रख लें कि अंतर बीच में लाइन खींच के आपको लिखना है। तो आप और हम लोगों को सबसे पहले मैं लिखित में बता देता हूँ राइटिंग में किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा आर कॉल्ड oogenesis। फॉर्मेशन ऑफ ओवा आर कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ ओवा आर कॉल्ड oogenesis, यानी कि सीधे सीधे हो गया, अंडे के निर्माण की क्रिया को oogenesis कहा जाता है। अंडे के निर्माण की क्रिया को oogenesis कहा जाता है। अंडे के निर्माण की क्रिया अंड जनन कहलाती है। यह क्रिया मादा के अंडाशय या ओवरी में संपन्न होती है। यह क्रिया मादा के अंडाशय या ओवरी में संपन्न होती है, जो 3 स्टेप में डिवाइड की गई है। फर्स्ट स्टेप, इस प्रकार से आप और हम लोग लंबी लाइन खींच लेते हैं। वही अवस्था गुणन प्रावस्था। इस अवस्था का एक नया नाम दिया जाता है प्रोलीफरेशन फेज। इस अवस्था को क्या नाम दिया जाता है? प्रोलीफरेशन फेज। दूसरी अवस्था वही वृद्धि प्रावस्था। उसमें भी थी बेटा तुलनात्मक स्टडी करते चले, यहीं की यहीं दिखाई दे रहा है यहाँ तक बिल्कुल। परिपक्वन प्रावस्था, ये 3 फेज आती हैं किसी अंड जनन की प्रोसेस में। ठीक है, ये देखिए, ये लिखा हुआ यहाँ कर दें तो इसको आप वही मल्टीप्लिकेशन फेज कह सकते हैं।
और आपके ब्रैकेट में मैंने लिख दिया इसको प्रोलीफरेशन भी कहा जाता है। बेसिकली आप बुक्स में देखेंगे तो प्रोलीफरेशन ही लिखा होगा, लेकिन मैंने यहाँ आपको कंपैरिजन फॉर्म में बताया, क्या तुलनात्मक अध्ययन में बताया। तो इस वजह से मैंने आपको गुणन प्रावस्था, क्योंकि इसमें 1 से 2, 2 से 4 इस प्रकार से एक सेल्स का समूह बन जाता है जिसको फॉलिकल्स कहा जाता है, जिसको फॉलिकल्स कहा जाता है। दूसरी अवस्था जो है वह ग्रोथ फेज कहलाती है। और तीसरी अवस्था जो है वह मैचुरेशन फेज के नाम से जानी जाती है। ये दोनों जो अवस्था हैं माँ के गर्भ में फीमेल डेवलप होती है, फीमेल डेवलप होती है उसी दौरान होती हैं। विशेष ध्यान दे लें, ये दोनों अवस्थाएं जब फीमेल माँ के गर्भ में डेवलप होती है उसी दौरान होती है। जो मैचुरेशन अवस्था है यह अवस्था 12 टू 14 ईयर्स में, 12 टू 14 ईयर्स में ओवरी के या अंडाशय के अंदर होती है। इस अवस्था में भी 2 डिवीजन होते हैं। वो कौन से? मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। इसमें यहाँ आपको लिख दिया जाए मियोसिस या अर्धसूत्री डिवीजन। इसमें फर्स्ट जो होता है मियोसिस, जो फर्स्ट होता है वह ओवरी में ही होता है। इसमें फर्स्ट जो होता है वह ओवरी में होता है। और दूसरी जो परिपक्वन सेकेंड जो होता है वह ओव्यूलेशन के बाद, किसके बाद? ओव्यूलेशन के बाद होता है। किसके बाद होता है? ओव्यूलेशन के बाद। तो बिल्कुल अंडरलाइन, गहरी अंडरलाइन कर लें कि सेकेंड मियोसिस डिवीजन जो होता है वह माइटोसिस डिवीजन के समान होता है, जो ओव्यूलेशन के बाद होता है, ओव्यूलेशन के बाद होता है। तो ये एक राइटिंग में है। इसमें जो फीमेल की ओवरी होती है वह ध्यान रखें, पहले भी मैंने आपको बताया था जब सिस्टम बताया था, FRS बताया था, यदि ध्यान होगा कि फीमेल के 1 मंथ में एक ओवरी ही एक्टिव होती है और अंडाणु का निर्माण करती है या ओवा का निर्माण करती है। अगले मंथ में दूसरी ओवरी फंक्शनल होती है और वहाँ ओवा का फॉर्मेशन होता है। फिर अगले मंथ में पहली जो ओवरी थी राइट, जिसको कहा गया 1 मंथ में राइट, 1 मंथ में लेफ्ट, 1 मंथ में राइट, 1 मंथ में लेफ्ट, इस प्रकार से oogenesis प्रोसेस करके अंडे का निर्माण करती रहती है। तो इसका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें जिससे वहीं की वहीं क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा? तो ये आपके मैं बता रहा हूँ, और लगभग 45 से 46 वर्ष तक चलती है। 45 से 46 वर्ष के बाद इसको बंद जैसी होती है। उस प्रोसेस को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहा जाता है, जो मैंने आपको सिस्टम में बताया था। ध्यान रखें बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बेटा क्लियर बात है। देखो पीछे जो चीज़ें, हालांकि मेरी एक हैबिट में है, आदत में है कि पीछे चीज़ें जो इम्पोर्टेंट आगे रिलेटेड होती है उसको मैं बता देता हूँ, लेकिन याद पीछे की चीज़ों को रखना है आपको, ये ध्यान रखें बिल्कुल। तो ये कभी कभार हार्मोनल कंडीशन के कारण यह फीमेल में 55 ईयर्स तक भी हो सकती है। ये नहीं है कि मैंने कह दिया 45 टू 56 तक ये प्रोसेस होती है, उसके बाद मेनोपॉज हो जाता है, रजोनिवृत्ति हो जाता है। लेकिन हार्मोन सीक्रेशन के कारण इन कंडीशन कभी, लेकिन ये एक्सेप्शंस है, ये अपवाद हैं, ये अपवाद हैं कि 55 वर्ष तक ये क्रिया चलती है। तो आप इसको मिटा दें। अब देखिए, अब आप और हम लोगों को जो 3 पार्ट बताए गए, ये 3 पार्ट्स आपको मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन करके, वही जो स्पर्मेटोजेनेसिस में बताया था, बिल्कुल चार्ट वही का वही बनना। बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण चार्ट है। इन दोनों में अंतर पूछे जा सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में इसका डायग्राम अकेले पूछा जा सकता है। तो इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से देखें। ये ओवा के अंदर की जो लेयर होती है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, तो वही लिख दें।
यहाँ पहले मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, जिससे फिर जल्दी जल्दी हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल वही चल रहा है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल वही का वही, छोटा बड़ा गोला हो जाए उसका कोई समस्या नहीं है। ये एरो जरूर लगा दें, इससे ये पता चले कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये ठीक है, फिर इसको हम ऊपर लाते इस साइड, इसी वाली सेल्स को यहाँ लेकर आ गए। अब यहाँ आप देख रहे हैं मैंने डिफरेंस कर दिया है, डिफरेंस का रीजन अभी बताऊंगा। ये अपना डायग्राम तैयार हो गया। अब इसमें राइटिंग में लिखना है तो अंडाशय के अंदर की जो लेयर होती हैं उन अंदर की लेयर को जनन कोशिका कहा जाता है, यानी जर्म सेल। डिप्लॉयड बनाइए, देखिए यहाँ से यहाँ तक जैसा उसमें चला था, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, यानी समसूत्री विभाजन होता है। यहाँ भी आपका वही माइटोसिस डिवीजन। एक एक चीज को मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। ये प्राइमरी oocytes, प्राइमरी oocytes है, इसको ओबोनिया कहा गया। ठीक है, फिर यहाँ वही लिख दें, प्राथमिक oocyte, इसको फर्स्ट पोलर, अच्छे ढंग से दिखाई देगा, पोलर बॉडी। इसको सेकेंड पोलर बॉडी लिख दिया गया। इसको अब ये थोड़ा सा मैं अलग कलर से लिखना चाहूँगा, यहाँ ये ओवा हो गया, इसको सेकेंड oocytes, क्या प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes। तो यहाँ आपको यहाँ मैं सेकेंडरी पूरा नाम लिख देता हूँ, सेकेंडरी oocytes। ठीक है, तो ये अपना डायग्राम हो गया। बीच में थोड़ा सा यहाँ मेयोसिस डिवीजन और फर्स्ट
बिल्कुल क्लियर है कि मियोसिस डिवीजन फर्स्ट लिखना पड़ेगा और यहाँ मियोसिस सेकेंड डिवीजन लिखना पड़ेगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक की अवस्था है इसको प्रोलीफरेशन अवस्था कहा गया। दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है बेटा। प्रोलीफरेशन फेज कहा जाता है। ये वाली जो अवस्था है, ये वाली इधर करके मैं लिख रहा हूं, इसको ग्रोथ फेज कहा जाता है, यानी कि वृद्धि प्रावस्था। और ये यहां से यहां तक की जो अवस्था है, यहां से यहां तक की जो अवस्था है, इसके मैचुरेशन फेज कहा गया। क्या कहा गया? ये थोड़ा सा, ये यहां से यहां तक की अवस्था, ये और एक ही चीज है ये। तो अब आपको मैं समझा रहा हूं, इस डायग्राम अपना बन चुका, थोड़ा सा टाइम लगता है, अच्छे ढंग से मैंने कलरफुल बनाया इस वजह से। देखिए, फीमेल की ओवरी में जो सेल्स होती हैं उनको प्राइमरी जर्म सेल्स कहा जाता है। मैंने इन शॉर्ट लिख दिया, जनन कोशिका या जर्म सेल कहा जाता है, जो द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड नेचर की होती है, द्विगुणित होती है, डिप्लॉयड नेचर की होती है। यह अवस्था जब माँ के गर्भ में फीमेल डेवलप हो रही होती है उसी समय शुरुआत होती है, यानी 6 माह की जो बच्ची माँ के गर्भ में डेवलप हो रही है, फीमेल डेवलप हो रही है, यह उसी समय शुरुआत होती है। इसमें माइटोसिस डिवीजन के दौरान सेल्स संख्या में बढ़ती हैं। माइटोसिस डिवीजन के दौरान कोशिकाएं संख्या में इंक्रीज होती हैं, कोशिकाएं नंबर में इंक्रीज होती हैं। इस वजह से इस फेज को आप और हम लोग गुणन प्रावस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये पहली फेज। तो इनके फलस्वरूप जो कोशिकाओं का, सेल्स का जो गुच्छा बनता है उसको फॉलिकल कहा जाता है। फॉलिकल कहा जाता है। उस फॉलिकल में जो कोशिकाएं होती हैं उसको यहाँ ऊगोनिया, आप देख रहे हैं यह लिखा हुआ ऊगोनिया, इसको ऊगोनिया कह दिया। ये जो सेल्स बनी हुई हैं इसको क्या कह दिया गया बेटा? ऊगोनिया कहा गया। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट स्टेप है प्रोलीफरेशन। कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है प्रोलीफरेशन। सेकंड स्टेप आता है जिसको ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था में जो ओगोनिया बनी थी भोजन को अत्यधिक ग्रहण कर लेते हैं, जिनमें से कोई एक सेल्स थोड़ा सा आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में बड़ी हो गई भोजन ग्रहण करने के कारण। इस वजह से इसको क्या कह दिया गया? इस अवस्था को ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रोथ फेज या वृद्धि प्रावस्था के नाम से जाना जाता है। यह अवस्था भी ध्यान कर लें, अंडरलाइन कर लें, माँ के गर्भ में ही विकसित होती है। जो सेल्स आकार में बड़ी हुई उस सेल्स को प्राइमरी oocytes या प्राथमिक oocytes के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी oocytes या प्राथमिक oocytes के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड अवस्था कौन सी हुई अपनी? ग्रोथ फेज। थर्ड अवस्था आती है जिसको मैचुरेशन या परिपक्वन प्रावस्था कहते हैं। मैचुरेशन या परिपक्वन प्रावस्था कहा गया। इस मैचुरेशन या परिपक्व प्रावस्था में यह जन्म के बाद 12 से 14 वर्ष के बीच में शुरुआत होती है और लगभग 45 से 46 वर्ष तक सतत चलती रहती है। कभी कभार हार्मोनल कंडीशन के कारण यह फीमेल में 55 वर्ष तक भी सुचारू रूप से चलती रहती है। तो ये विशेष ध्यान रहे, वास्तविक
कंडीशन जो उम्र की है वो 45 से 46 वर्ष है, लेकिन हार्मोनल स्थिति के कारण यह 55 वर्ष तक भी होती रहती है। इस अवस्था में, परिपक्वन प्रावस्था में, मैचुरेशन प्रावस्था में 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मेयोसिस डिवीजन होता है प्राइमरी oocytes में। तो देखें किस प्रकार के होते हैं प्राइमरी oocytes में। प्राइमरी oocytes में जो फर्स्ट मेयोसिस डिवीजन होता है, इसमें 2 प्रकार की सेल्स बनती हैं जो साइज में अनियमित होती है, साइज में भिन्न होती है। आप ध्यान करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में मैंने ऐसा नहीं कहा था, यह भी एक अंतर है। क्या? मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन के फलस्वरूप 2 भिन्न आकार की सेल्स बनी, जो बड़ी सेल्स होती है जिसको सेकेंडरी oocytes कहा जाता है। प्राथमिक ये थी, ये वाली देखिए, इसको ही मैं ऊपर ले गया हूँ, क्या इसको ही ऊपर ले गया हूँ, ये एरो देख लीजिए। क्या? तो जो बड़ी कोशिका बनी मेयोसिस फर्स्ट डिवीजन के दौरान, जिसको कहा गया सेकेंडरी oocyte, और जो दूसरी बनती है उसको फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जानते हैं। अब इसमें दूसरा डिवीजन होता है, वह अर्धसूत्री द्वितीय कहलाता है या मेयोसिस सेकंड कहलाता है। यह समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। देखिए यहाँ तक आपको द्विगुणित सेल्स या डिप्लॉइड बताई, और जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ यानी सीधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह गए। क्रोमोसोम की संख्या बेटा कैसी रह गई? आधी हो गई। इस वजह से ये जो सेल्स बन रही हैं अगुणित बन रही हैं या हैप्लॉइड नेचर की बन रही हैं। तो आधे क्रोमोसोम आपने 11th में पढ़ा होगा समसूत्री में, तो क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहती है, लेकिन अर्धसूत्री क्रोमोसोम में क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाती है। ऐसा मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस में ही बताया था बेटा। तो ये जो सेकेंड मेयोसिस डिवीजन होता है, इसके फलस्वरूप सेकेंडरी oocytes में, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, सेकेंडरी oocytes में भी 2 डिफर सेल्स बनती हैं साइज में। तो जो फर्स्ट जो सेल्स बनी जिसको ओवा या अंडा कहा गया, जो बड़ी सेल्स होती है जिसको ओवा या अंडे के नाम से जाना गया। क्या नाम से जाना गया? ओवा या अंडा के नाम से जाना जाता है। जो दूसरी छोटी सेल्स बनी, जिसको सेकेंड पोलर बॉडी नाम दिया गया। विशेष ध्यान दें, सेकेंड पोलर बॉडी नाम दिया गया। फर्स्ट पोलर बॉडी ये थी, सेकेंड पोलर बॉडी ये है। कभी कभार इसमें भी द्वितीय अर्धसूत्री या सेकेंड मेयोसिस डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप थर्ड पोलर बॉडी और फोर्थ पोलर बॉडी का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो रहा है? थर्ड और फोर्थ पोलर बॉडी का निर्माण होता है। तो इन पोलर बॉडी, ये तो ओवा है, ये आगे चल के फीमेल में फर्टिलाइज होगा जाके, लेकिन वास्तविक तौर पर ये पोलर बॉडी का क्या फंक्शन है? पोलर बॉडी या तो नष्ट हो जाती हैं, इस पोलर बॉडी नष्ट हो जाती हैं, या कभी कभार न्यूट्रिशन में हेल्प करती है, लेकिन वास्तविक तौर पर इनका प्रजनन में, रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं होता है। आपको जैसा बताया, यहाँ तक का जो डिवीजन है वो ओवरी के अंदर होता है, जो सेकेंड मेयोसिस डिवीजन होता है। जैसी ओव्यूलेशन की प्रोसेस हो जाती है, यानी कि ओवरी से अंडा बाहर आ जाता है, उसके बाद ये सेकेंड डिवीजन होता है। तो इतना बेटा आपको काय में पढ़ना है? oogenesis में या अंड जनन में। तो विशेष ध्यान दें कि शुक्राणु जनन की क्रिया में मैंने आपको एक सेल्स से 4 स्पर्म बनाए थे, बने थे, लेकिन यहाँ एक सेल से सिर्फ एक ओवा का निर्माण होता है, एक अंडे का निर्माण होता है। ठीक है बेटा। तो ये होता है आपका अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन दोनों हो चुके। शुक्राणु जनन पिछले पार्ट में कभी कराया मैंने, यहाँ अंडाणु जनन कराया। दोनों में आपको डिफरेंस आ चुके होंगे, लाइन खींच कर लिख लें। जब मैं आपको टेस्ट लूँगा तो डिफरेंस 100% दूंगा। क्योंकि ये डिफरेंस लिखाने के, समझाने के नहीं होते। दोनों के लाइन खींच दो, दोनों के तुलनात्मक अध्ययन कर दें तो वह डिफरेंस हो जाते हैं। क्लियर? अब इसके बाद जो अगला पार्ट आएगा, उस अगले पार्ट में मैं अंडाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एग
एग आपको बताऊंगा। यदि किसी को, हाँ बेटा आप कह रहे थे स्क्रीनशॉट लेने का, तो खड़े होकर स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट जो भी जूम सब बैठे तो वो तो ले ही लें, लेकिन जो यहाँ बैठे हुए वो आप फोटो खींच लें, इसका खींचिए। ये हो गया, ओके ठीक है, चलिए।